नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो पहली क्राइम की कहानी है वो है अलवर, राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। उस दिन 15 फरवरी 2021 सोमवार का दिन था। राजस्थान के अलवर के थाना शिवाजी पार्क के थाना प्रभारी शिवराम को सुबह सुबह फोन द्वारा सूचना मिली कि कलपतरू गोदाम हिंद केमिकल फैक्ट्री के पास एक युवक का खून से लथपथ शव पड़ा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शिवराम पुलिस टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर जा पहुंचे। घटनास्थल पर खून से लथपथ एक युवक का शव पड़ा था। मृतक के सिर, गर्दन व छाती पर धारदार हथियार के गहरे चोट के निशान थे। थाना प्रभारी ने वहां मौजूद लोगों से मृतक की शिनाख्त करने को कहा, मगर कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सका। थाना प्रभारी ने इस घटना की खबर उच्च अधिकारियों को दे दी। खबर पाकर सीओ ओम प्रकाश मीणा, एसएसपी सरिता सिंह और एसपी तेजस्विनी गौतम भी घटनास्थल पर आ पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुला लिया था। मृतक की तलाशी में ऐसी कोई भी चीज बरामद नहीं हुई जिससे उसकी शिनाख्त होती। एफएसएल टीम ने अपना काम पूरा किया। तब मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में ले जाया गया। घटना की खबर आसपास के गांवों में फैल गई। खबर पाकर देसुला खोड़ निवासी रणजीत सिंह ग्रामीणों के साथ अस्पताल पहुंचे, क्योंकि उनका 28 साल का बेटा सोहन सिंह शेखावत कल से लापता था। मोर्चरी ले जाकर पुलिस ने जैसे ही उन्हें शव दिखाया तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि खून से सना वो शव उनके बेटे का ही था। बेटे का शव देखकर रणजीत सिंह गस खाकर गिर पड़े। गांव वालों ने मुश्किल से उन्हें संभाला और सांत्वना देकर चुप कराया। शव की शिनाख्त हो जाने के बाद थाना प्रभारी ने रणजीत सिंह की तरफ से हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। कुछ ही देर में सैकड़ों की संख्या में लोग थाने के बाहर और अस्पताल में जमा हो गए। सभी आक्रोशित थे। परिजनों और गांव वालों ने पहले पोस्टमार्टम कराने और फिर शव उठाने से इनकार कर दिया। उनकी मांग थी कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते वे शव नहीं उठाएंगे। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों को काफी समझाया और आश्वासन दिया कि हत्यारे बहुत ही जल्द पकड़ लिए जाएंगे। तब परिजन मृतक का शव लेने को राजी हुए। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव लेकर उसके परिजन देर शाम अपने घर लौट आए। वहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। एसपी ने सीओ ओम प्रकाश और थाना प्रभारी शिवराम को निर्देश देकर तत्काल हत्याकांड का पर्दाफाश कर हत्यारों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने साइबर सेल की मदद से हत्याकांड के मुलजिमों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम को पता चला कि मृतक सोहन सिंह मेरठ उत्तर प्रदेश की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर था। वो मेरठ से एक दिन पहले ही अपने घर आया था। सोहन सिंह 2 महीने बाद मेरठ से घर लौटा था, इसलिए दिन भर वो घर पर ही था। 14 फरवरी 2021 वैलेंटाइन डे की शाम को करीब 7 बजे उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। सोहन सिंह फोन पर बात करने के बाद पत्नी कुसुम उर्फ कुमकुम चौहान से बोला, कुसुम, मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, 15-20 मिनट में वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो घर से चला गया। जब वो वापस नहीं लौटा तो कुसुम को चिंता हुई। फिर सोचा कि दोस्त के साथ गपशप कर रहे होंगे। सोहन सिंह रात भर नहीं आया। तब कुसुम ने अपनी ससुराल फोन करके कहा, कल 7 बजे किसी का फोन आने पर सोहन 10-15 मिनट में आने को कहकर गए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे। मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो ना हो गई हो। ये सुनकर ससुराल वालों ने कहा, चिंता मत करो, दोस्त के पास ही रुक गया होगा, अभी फोन करते हैं कि वो है कहाँ। इसके बाद सोहन सिंह के फोन पर उसके पिता रणजीत सिंह वगैरह ने फोन किया, मगर उसका फोन स्विच ऑफ था। ऐसे में उन्हें चिंता होने लगी थी। वो कुछ करते उससे पहले ही उनके बेटे के शव मिलने की खबर आ पहुंची थी। इसके बाद रणजीत सिंह गांव से शहर की ओर भागे आए थे। पुलिस टीम ने सोहन सिंह की पत्नी, आस पड़ोस वालों, मृतक के दोस्तों और भी कई लोगों से पूछताछ की। अपने मुखबिरों को भी लगा दिया। साइबर सेल ने मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पुलिस टीम को पूछताछ में पता चला कि 14 फरवरी की रात को सोहन को गुर्जर कॉलोनी बख्तर की चौकी निवासी नरेश सैनी के साथ देर रात तक देखा गया था। पुलिस टीम ने तब नरेश सैनी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। नरेश पहले तो टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो वो टूट गया। उसने सोहन सिंह हत्याकांड का राज उगल दिया।
नरेश सैनी ने पुलिस को बताया कि मृतक की पत्नी कुसुम उर्फ कुमकुम उसकी फैक्ट्री दीप कैम इंडस्ट्री में काम करती थी, जिससे उनके अवैध संबंध हो गए थे। वे दोनों सोहन सिंह को रास्ते से हटाकर अपना निजी जीवन जीना चाहते थे। मृतक काफी समय से मेरठ में काम करता था और कभी कभार घर आता था। 14 फरवरी को पहले उसे शराब पिलाई और फिर हत्या कर दी। नरेश ने सोहन की हत्या अपने छोटे भाई नवीन उर्फ कपिल के सहयोग से की थी। तब पुलिस टीम ने मृतक की बीवी कुसुम और नवीन को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ में इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने सोहन सिंह की हत्या में इस्तेमाल की गई नरेश सैनी की डस्टर कार, खून सना चाकू, लकड़ी का डंडा और मृतक का मोबाइल फोन भी उनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया। चाकू और मोबाइल झाड़ियों से बरामद किया गया, वही डंडा डस्टर कार से बरामद किया गया था। एसपी तेजस्वनी गौतम, एएसपी सरिता सिंह, सीओ ओम प्रकाश मीणा ने सोहन सिंह के हत्या आरोपियों से पूछताछ करके हत्याकांड का खुलासा 17 फरवरी को कर दिया। अलवर एसपी तेजस्वनी ने प्रेस वार्ता करके हत्याकांड का खुलासा किया। सोहन सिंह की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई थी। मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी नरेश अपने बीच में किसी तीसरे को रोड़ा नहीं बनने देना चाहते थे। वे अपना जीवन अपने हिसाब से खुलकर जीना चाहते थे। ऐसे में वैलेंटाइन डे पर जब सोहन सिंह मेरठ से घर आया तो वो पत्नी कुसुम और उसके प्रेमी नरेश की आंखों में ऐसा खटका कि उसे वैलेंटाइन डे पर मौत का तोहफा दे दिया। सोहन सिंह शेखावत हत्याकांड की जो कहानी प्रकाश में आई वो इस प्रकार से है। राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के गांव गिरुड़ी के रहने वाले रंजीत सिंह शेखावत का बेटा था सोहन सिंह। सोहन ने पढ़ाई के बाद प्राइवेट नौकरी करनी शुरू कर दी। वो गांव से अलवर शहर आ गया, वहीं पर काम धंधा करने लगा। बेटा जब 4 पैसे कमाने लगा तो रंजीत ने चौहान परिवार में उसकी शादी कर दी। कुसुम 10वीं पास सुंदर लड़की थी। उसकी शादी सोहन सिंह से हो गई। खूबसूरत गोरे रंग की बीवी पाकर सोहन सिंह अपने भाग्य पर इतराता था। सोहन सरल स्वभाव का शरीफ आदमी था। कई दिनों तक बीवी को गांव में रखने के बाद वो अपने साथ ले आया। देसुर खोड़ में प्लॉट लेकर सोहन ने मकान बना लिया। वो अपनी बीवी कुसुम के साथ वहीं रहने लगा। आज से करीब 6 साल पहले कुसुम ने एक बेटे को जन्म दिया। सोहन अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करता था। वो दिन में काम पर जाता था, रात में ड्यूटी से लौट कर आता था। इस दौरान सब कुछ ठीक ठाक था। कुसुम के आसपास के घरों की महिलाएं दीप कैम इंडस्ट्री में लेबर के रूप में काम करने जाती थी। कुसुम घर में दिन भर अकेली रहकर बोर हो जाती थी। उसने भी पड़ोस की महिलाओं के साथ काम करने की इच्छा पति से जताई। पति ने पहले तो मना कर दिया, मगर कुसुम के बार बार ये कहने पर कि वो दिन भर अकेली घर में बोर हो जाती है और फैक्ट्री में काम करने से उसका टाइम पास भी हो जाएगा और घर खर्च भी आसानी से चलेगा, तब सोहन सिंह मान गया। कुसुम ने दीप कैम इंडस्ट्री में लेबर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वो अपने बेटे को साथ ही लेकर जाती थी काम पर। दीप कैम इंडस्ट्री एमआई इलाके में थी। ये इंडस्ट्री नरेश कुमार सैनी ने अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में ली थी। नरेश कुमार सैनी ही इसकी देखरेख करता था। कह सकते हैं कि वो ही इसका मालिक था। कुसुम को नरेश ने देखा तो वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। वो कुसुम के आगे पीछे भंवरी की तरह मंडराने लगा था। इसी दौरान सोहन सिंह जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, उसे सड़क बनाने का ठेका मेरठ में मिल गया। इसके बाद सोहन सिंह मेरठ चला गया। वो वहां पर सुपरवाइजर के पद पर काम करता था। छुट्टी मिलने पर सोहन अपने बीवी बच्चों से मिलने अलवर आता रहता था। छुट्टी पूरी होने पर 5-7 दिन बाद वो वापस मेरठ चला जाता था। नरेश ने जब कुसुम को अपनी फैक्ट्री में देखा था तो वो उस पर फिदा हो गया था। नरेश उसके आसपास मंडराते हुए उसके सौंदर्य की तारीफें करता रहता था। कहते हैं कि औरत को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। यही कुसुम के साथ भी हुआ। वो अपने सौंदर्य की तारीफ के पुल बांधने वाले नरेश की तरफ खिंचती चली गई। नरेश उससे काम भी कम करवाता था। कभी छुट्टी लेती तो पगार भी नहीं काटता था। इस तरह वो नरेश को अपना समझने लगी और ऐसे में जब एक दिन नरेश ने मौका मिलने पर कुसुम को बाहों में भरा तो वो चुप रही। कुसुम की मौन स्वीकृति ने नरेश का उत्साह बढ़ा दिया। उस दिन दोनों तन मन से एक हो गए। एक बार वासना के दलदल में गिरे तो फिर धंसते ही चले गए। दोनों के बीच अवैध संबंध बने तो नरेश ने कुसुम को लेबर काम से हटाकर अकाउंटेंट बना दिया। कुसुम 10वीं पास थी।
उसने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। सोहन को जब बीवी ने बताया कि वो अकाउंटेंट बन गई है तो वो बहुत खुश हुआ, मगर उसे ये पता नहीं था कि उसकी बीवी ने तन सौंपकर ये पद हासिल किया है। इसी दौरान करीब 1.5 साल पहले कुसुम के एक बेटी हुई। वहीं नरेश की भी अपने समाज में शादी हो गई। नरेश शादीशुदा होकर कुसुम से संबंध जारी रखे था। वो अपनी बीवी से ज्यादा कुसुम से प्यार करता था। कुसुम अपने पति से विश्वासघात करके गैर मर्द की बाहों में झूल रही थी। समय के साथ उन दोनों ने तय कर लिया कि वे आजीवन साथ रहेंगे। उनके बीच में जो आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। पिछले 2 महीने से सोहन मेरठ में ही था। इसी दौरान नरेश और कुसुम ने तय कर लिया कि उनके बीच में सोहन सिंह नाम का जो कांटा है उसे देसुल खोड़ आने पर हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। सोहन सिंह 2 महीने बाद देसुल आने वाला था। नरेश की एक बेटी है जो इस समय करीब 4 महीने की है। सोहन सिंह मेरठ से देसुल आया तो इसकी सूचना कुसुम ने नरेश को दे दी। नरेश ने 14 फरवरी 2021 वैलेंटाइन डे की शाम करीब 7 बजे सोहन को फोन करके बुलाया। सोहन सिंह ने पत्नी कुसुम से 10-15 मिनट में आने को कहा और नरेश के पास चला गया। सोहन जब नरेश के पास पहुंचा तब वो अपनी डस्टर कार लेकर खड़ा था। नरेश ने कहा, सोहन जी, आपको यही फैक्ट्री में अच्छी नौकरी दिला देता हूँ। ये तो आपकी मेहरबानी होगी। वैसे अगर यहाँ नौकरी मिल जाए तो कौन बीवी बच्चों से दूर रहना चाहेगा। सोहन बोला। तब नरेश ने झांसा दिया कि आओ बात करते हैं। सोहन सिंह कार में बैठ गया। नरेश कार में बैठाकर सोहन सिंह को तिजारा फाटक के पास शादी समारोह में ले गया। यहाँ सोहन सिंह को शराब में धुत कर दिया। इसके बाद नरेश ने अपने छोटे भाई कपिल सैनी को साथ लिया। इसके बाद एमआई फैक्ट्री की तरफ गाड़ी रोककर सोहन सिंह को और शराब पिलाई। उसी समय नरेश ने अपने सगे भाई नवीन के साथ मिलकर सोहन की हत्या कर दी। सोहन की गर्दन पर नवीन ने चाकू से वार किए। फिर नरेश ने सोहन के सिर पर लाठी से वार किए। शराब के नशे में धुत सोहन अपना बचाव भी नहीं कर सका। वो थोड़ी देर में ही तड़पकर मर गया। इसके बाद दोनों भाइयों ने शव को कलपतरू गोदाम के पास फेंक दिया। वहां से जाते समय नवीन ने चाकू और मृतक का मोबाइल झाड़ियों में फेंक दिया था। जेब से आधार कार्ड और पर्स भी ले लिया था। डंडे को कार में रखकर वे अपने घर ले गए। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चाकू, डंडा और मोबाइल बरामद कर लिया। हत्या में इस्तेमाल की गई डस्टर कार भी पुलिस ने जब्त कर ली। पुलिस ने पूछताछ के बाद कुसुम, उसके प्रेमी नरेश कुमार सैनी और नवीन को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, दूसरी जो क्राइम की कहानी है वो है नागौर, राजस्थान से। सुमन चौधरी ग्रेजुएट थी और उसने नावा से ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था। वो गोरे रंग की कजरारी आंखों वाली बेहद सुंदर युवती थी। वो राजस्थान के नागौर जिले के गांव हेमपुरा के रहने वाले नानूराम चौधरी की बेटी थी। सुमन के अलावा नानूराम के 3 बेटे थे, 2 सुमन से बड़े और 1 छोटा। सुमन 3 भाइयों के बीच अकेली बहन थी, इसलिए वो घर में सबकी लाडली थी। वो पढ़ाई लिखाई में भी होशियार थी, लेकिन पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वो ग्रेजुएशन से आगे नहीं पढ़ सकी। अन्य लड़कियों की तरह सुमन ने भी रंगीन सपने देखे थे। उसकी चाहत थी कि उसे भी सपनों का राजकुमार मिलेगा, जो सुंदर और बांका होने के साथ साथ पढ़ा लिखा और उसका हर तरह से ख्याल रखने वाला होगा। जवान होने पर सुमन का रूप सौंदर्य निखर आया था। उसकी मोहक मुस्कान देखकर देखने वाले एकटक उसे ताकते रह जाते थे। सुमन चौधरी जाट थी, इसलिए उसके रिश्तेदारों और उसकी बिरादरी के कई लोग अपने घर की बहू बनाने को ललायित हो उठे। रिश्तेदार सुमन के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लाने लगे, मगर सुमन के चाचा व भाइयों ने ये रिश्ते लौटा दिए और रिश्तेदारों से कहा, सुमन का रिश्ता तो बचपन में ही तय हो चुका है, बात पक्की हो रखी है, आटा साटा प्रथा के तहत। तब रिश्तेदार शांत बैठ गए। सुमन जब 19 साल की हो गई तो आज से 2 साल पहले उसकी शादी तय कर दी गई। सुमन की शादी गांव भूणी जिला नागौर के नेमाराम चौधरी से तय कर दी। सुमन उस समय नहीं जानती थी कि उसका पति न केवल मामूली सा पढ़ा लिखा है, बल्कि उम्र में भी उससे दोगुना है और वो बकरियां चलाने वाला व खेती करने वाला मजदूर है। सुमन के चाचा और भाइयों ने सुमन के बदले 4 शादियों की सौदेबाजी की थी। वैसे भी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में आज भी लड़की का रिश्ता उसके परिजन ही तय करते हैं। परिजन लड़की का रिश्ता
जिस युवक से कर देते हैं उसी से लड़की को शादी करनी पड़ती है। लड़की को भले ही वो लड़का पसंद ना हो, मगर परिजनों द्वारा किए गए रिश्ते को लड़की को निभाना ही होता है। सुमन भी ग्रामीण परिवेश की शर्मीली लड़की थी। उसने सोचा था कि उसकी पढ़ाई और उसकी सुंदरता के अनुरूप हम उम्र युवक से शादी तय की होगी, मगर जब नेमाराम शादी करने हेमपुरा आया और दुल्हन बनाकर सुमन को अपने साथ भूड़ी गांव ले गया, तब सुमन को अपने पति की असलियत पता चली। सुमन ससुराल चली तो गई, लेकिन अपने भाग्य को कोसने लगी। मगर अब क्या हो सकता था। सुमन की 2 नंदों की शादी गांव लिचाना जिला नागौर में सुमन के भाइयों के सालों के साथ की गई थी। इस शादी के बाद सुमन के 2 भाई उसकी ननद की 2 नंदों से शादी करके अपने घर हेमपुरा ले आए। सुमन को अब जाकर आटा साटा के खेल के बारे में पूरा पता लगा था। सुमन को उसके पति नेमाराम ने एक दिन कहा, तुझसे शादी करने के लिए मैंने अपनी 2 बहनें तुम्हारे भाइयों के 2 सालों से ब्याई है और मेरी बहनों की 2 नंदे तुम्हारे भाइयों से ब्याई है, यानी तेरे बदले 4 शादियों की सौदेबाजी हुई है। अब समझ गई ना कि तेरी जैसी ग्रेजुएट और सुंदर लड़की की मुझ जैसे गवार व उम्र में दोगुनी से शादी किस कारण की गई है। तेरे कारण 4 घर और बसे हैं। ये सुनकर सुमन को सारा माजरा समझ में आ गया। उसके सगे भाइयों ने अपना घर बसाने के लिए उसका सौदा किया था, वो टूट गई। उसे रिश्ते बेमानी लगने लगे। उसके सगे भाइयों और चाचा ताऊ ने अपने फायदे के लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति के पल्लू से बांध दिया था जो उसके किसी भी तरह से काबिल नहीं था। ससुराल ने अपने आसपास अपने जाट समाज के अलावा अन्य कई जातियों में आटा साटा प्रथा का कुरूप चेहरा देखा था। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो भी इसी प्रथा के तहत ऐसे व्यक्ति से ब्याह दी जाएगी जो उसके लायक नहीं होगा। सुमन ने सोचा कि वो तलाक लेकर अपनी मर्जी से शादी कर लेगी, मगर जब उसे पता चला कि उसकी शादी से पहले ही नेमाराम के घर वालों ने ये भी शर्त रखी थी कि अगर शादी के बाद सुमन ने नेमाराम से तलाक लिया तो उसके बदले में की गई 4 शादियां टूट जाएंगी। सुमन के तलाक लेने पर सुमन की नंदे और भाभियां भी तलाक ले लेंगी, यानी सुमन की शादी टूटने पर 4 शादियां और टूट जाएंगी। इस वजह से सुमन ने तलाक लेने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। वह अपनी सुख की खातिर 4 परिवार नहीं टूटने देना चाहती थी। सुमन अपने जीवन में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करने लगी। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। सुमन की शादी को 1.25 साल हो गया था। उन्हीं दिनों नेमाराम ने सुमन से एक दिन कहा, मैं इराक काम करने जा रहा हूँ। ये सुनकर सुमन बोली, आप 3-4 साल के बाद आएंगे, मैं अकेली कैसे रहूंगी। आप इराक मत जाओ, हम यहीं पर कोई काम धंधा कर लेंगे। तुम समझती क्यों नहीं, बड़ी मुश्किल से नंबर आया है, मैं किसी हाल में नहीं रुक सकता और तुम अकेली कहाँ हो। भरा पूरा परिवार है तो सही, नेमाराम ने कहा। तुम्हें इराक में भी मजदूरी ही करनी है तो फिर यहीं रहकर करो ना। तुम जितना कमाओगे मैं उसी में खुश रहूंगी। सुमन बोली, सुमन तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति परदेश में कमाने जा रहा है। ये सब मैं अपने घर परिवार के लिए ही तो कर रहा हूँ। सुमन ने खूब मिन्नतें की, मगर नेमाराम नहीं माना और करीब 8 महीने पहले वो इराक चला गया। सुमन भरी दुनिया में तन्हा और अकेली रह गई। वो टूट गई और कुछ दिनों के बाद ससुराल से मायके हेमपुरा आ गई। सुमन मायके में रह रही थी। उसने ससुराल का रास्ता भुला दिया था। उसका पति इराक जा बैठा था। वो शादीशुदा होकर भी मायके में बैठी थी। उसकी मायके में अब पहले जैसी इज्जत भी नहीं थी। उसकी भाभियां उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। भाई भी उससे पल्ला झाड़ने लगे थे। सुमन का छोटा भाई जरूर उसका लाडला था। दोनों भाई बहन अपना दुख सुख आपस में जरूर बांट लेते थे। सुमन ने मन ही मन विचार किया कि वो शादीशुदा होकर मायके में कितने दिन गुजारेगी। पति जाने कब इराक से लौटेगा। वो बहुत परेशान हो गई थी। वो दुनियादारी को समझ गई थी। रिश्ते नाते सब मतलब के हैं। मतलब निकलने के बाद कोई उसे पूछ नहीं रहा था। इसी दौरान उसने 28-29 जून 2021 की रात को एक ऐसा कदम उठा लिया जो उसे कभी नहीं उठाना चाहिए था। सुमन के ऐसा कदम उठाने पर घर में हड़कंप मच गया था। गांव वालों ने नावा थाने में सूचना दी और सुमन को कुएं से बाहर निकाला गया। वो उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने सुमन को मृत घोषित कर दिया।
सुमन के चाचा तब नावा थाने पहुंचे और थाना प्रभारी दाइमा को तहरीर देकर बताया कि पति के इराक जाने के बाद सुमन मायके आकर रहने लगी थी। पिछले 4-5 महीनों से वो मानसिक रोगी और पागलों जैसी हरकत कर रही थी, इसलिए आज उसने ऐसा कदम उठा लिया। थाना प्रभारी धर्मेश रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गांव वालों से इस संबंध में बात करने के बाद वो अस्पताल पहुंचे और सुमन का पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंप दिया। पुलिस इस केस की जांच कर रही थी। वही परिजन सुमन को मानसिक रोगी व पागल बताकर आटा साटा के तहत हुई शादी की बात को दबाना चाहते थे, मगर इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो गई। वो सुमन के द्वारा लिखा गया नोट था, जो उसने आटा साटा प्रथा के खिलाफ लिखा था। मेरा नाम सुमन चौधरी है। मुझे पता है कि जो मैं करने जा रही हूँ वो गलत है, लेकिन मेरी मौत की वजह मेरा परिवार नहीं, पूरा समाज है, जिसने आटा साटा नाम की कुप्रथा चला रखी है। इसमें लड़कियों को जिंदा मौत मिलती है। लड़कियों को समाज के समझदार परिवार अपने लड़कों के बदले बेच देते हैं। समाज के लोगों की नजरों में तलाक लेना गलत है, परिवार के खिलाफ शादी करना गलत है, तो फिर ये आटा साटा प्रथा भी गलत है। इस कुप्रथा की वजह से पढ़ी लिखी लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है। इसी प्रथा के तहत 17 साल की लड़की की शादी 70 साल के बुजुर्ग से कर दी जाती है, केवल अपने स्वार्थ की वजह से। आज इस प्रथा की वजह से समाज की सोच इतनी खराब हो गई है कि लड़की के पैदा होते ही तय कर लेते हैं कि इसके बदले किसकी शादी करानी है। सुमन ने लिखा कि आज समाज के लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस प्रथा को बंद कर दे। मेरी मौत की वजह समाज है, सजा देनी है तो उनको दे, और मेरी इच्छा है कि मेरे शव को अग्नि मेरा छोटा भाई दे और कोई नहीं, मेरा पति भी नहीं। मेरे इन विचारों को सभी लोग अपने परिवार वालों को समझाए और स्टेटस लगाए। सुमन ने अपने पापा के लिए आई लव यू लिखा और साथ ही कहा कि इस प्रथा की जानकारी स्कूल कॉलेज की पुस्तकों तथा अखबारों में दे, जिससे कुछ की जिंदगी बचेगी तो मैं सोचूंगी कि मेरी जिंदगी किसी के काम आ गई। नवा थाना प्रभारी फिलहाल इस मामले की जांच कर रहे थे। सुमन ने नोट में समाज को ही अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। उसने किसी व्यक्ति विशेष को मौत का जिम्मेदार नहीं बताया था। इस वजह से पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी, यही लगता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।